गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। सिविल सर्विस स्टडी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, इसलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत सुमेलित है? बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। बताइए। देखिए, मालवा बाज बहादुर करेक्ट है। गोलकुंडा कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह सही है। गुजरात सुल्तान मुजफ्फर शाह ये भी सही है। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर गलत है। अहमदनगर के होने कौन चाहिए? हम्म मलिक अहमद। ठीक है। तो देखिए, मलिक अहमद ने 1490 में स्वतंत्र अहमदनगर की स्थापना की थी। जो यूसुफ आदिल शाह है उन्होंने बीजापुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, 1489 में की थी। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो यूसुफ आदिल शाह के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? बीजापुर। बीजापुर। और अहमदनगर के लिए मलिक अहमद। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कौन लेकर गया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? बताइए। किसने दिया था? MBT ने दिया था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने है, ये में नहीं है। तो तुगलक वंश का प्रसिद्ध सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत कालीन इतिहास में राजधानी परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद का स्थानांतरण जो है मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया था। और उसने पुनः 1335 में जो है दिल्ली से फिर राजधानी, मतलब दौलताबाद से फिर दिल्ली लेकर आया था। भारत में साइमन जो कमीशन था उसका बहिष्कार क्यों किया गया था? क्या था उसका मुख्य कारण? कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, क्योंकि सारे के सारे सदस्य जो है वो अंग्रेज़ थे साइमन कमीशन में या साइमन आयोग में। 1927 में आया था ये। एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। तो 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की सरकार ने साइमन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। ठीक है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग यानी कमीशन का गठन किया, जिसने भारत को संवैधानिक अधिकार सौंपने के संबंध में जांच का कार्य किया। इस आयोग के सारे सदस्य ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। किसके विकास पर जोर दिया गया था? उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, बालिका की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। सी है इसका आंसर। तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, याद रखिए सीधे सीधे। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने, प्रथम ने नहीं। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, और संधि की शर्तों के अनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को सौंप दी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? पुर्तगालियों की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही। तो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी हुगली, और चिंसुरा श्रीरामपुर जो है वो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। तो पुर्तगालियों ने बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है हुगली नामक स्थान पर की थी, और बंगाल में चिंसुरा और श्रीरामपुर में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने, ये से नहीं है, एनी बेसेंट ने 1914 से 1915 में प्रस्तुत की थी होम रूल लीग। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। ये सब याद रखना है आपको। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रहीं। दोनों मतलब तिलक की और एनी बेसेंट की। इसमें एक असत्य है और असत्य है डी यहाँ पर। देखिए, तिलक और एनी बेसेंट में तो कभी मतभेद हुआ ही नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जो तिलक की लीग थी वो अधिक शक्तिशाली थी, और तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत तथा बरार तक सीमित थी। और सबसे पहले जो है शुरुआत इसकी एनी बेसेंट ने की थी 1914 और 15 में। देखिए, भारत में स्वशासन एवं पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से पंडित बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि होम रूल का विचार जो है एनी बेसेंट ने पहले ही प्रस्तुत किया था, जो आयरलैंड की होम रूल लीग के नमूने पर आधारित थी। तिलक एवं एनी बेसेंट के विचार भले ही अलग थे, लेकिन भारत के लिए उनके उद्देश्य एक होने के कारण कभी उनके बीच मतभेद हुआ ही नहीं।
ठीक है, तो ब्लंडर मिस्टेक है चौथे वाले स्टेटमेंट में। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था, तो पता ही होगा आपको, 1919 में प्रारंभ किया गया था। वो 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं, मार्लेमेंटो या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड? तो मार्लेमेंटो बोलते हैं 1909 को, और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं 1919 के अधिनियम को। तो 1919 में हुआ था पहली बार सी। तो देखिए 1919 के एक्ट से सबसे पहले महत्वपूर्ण परिवर्तनीय प्रांतीय स्वशासन में आया। ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है प्रांतीय स्वशासन में आया, जो मांटफोर्ड सुधार या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का परिणाम था। मांटफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि प्रांत में पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें हमें अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें आधिकारिक, वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी। इस उद्देश्य से प्रांतों में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को मांटफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1919। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इसको आपको डेट के साथ याद रखना है। कुछ चीज़ें हैं हिस्ट्री की, डेट के साथ याद होनी चाहिए। डेट का मतलब दिन, महीना और साल। ठीक है, तो पूना पैक्ट हुआ था कब? 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। और कब? सितंबर 1932 में। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर दिया गया था। समाप्त स्टेटमेंट बनाकर पूछते हैं कि अपना लिया गया था, तो अपनाया नहीं गया था, समाप्त कर दी थी पृथक निर्वाचन व्यवस्था विधानमंडल में। लेकिन दलितों के लिए जो है सीटें आरक्षित की थी, जो 71 सीटें थी उनको बढ़ाकर कर दिया था 147। इसके तहत केंद्रीय असेंबली में आरक्षित सीटों की संख्या जो है उसमें भी 18% की वृद्धि की थी। तो ये सब याद रखना कि 71 से बढ़ाकर कितनी करी थी? 147। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा था वो? चोल था, चोल। तो देखिए दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य अपने नौसैनिक शक्ति के लिए सर्वप्रसिद्ध था। बंगाल की खाड़ी चोलों की मजबूत नौसैनिक बेड़े के कारण ही चोलों की झील बन गई थी। चोलकालीन अभिलेखों से चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा 1017 में श्रीलंका को विजित करना उसके सुदृढ़ नौसेना का स्पष्ट प्रमाण है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी। तो भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत करने की घोषणा जो है भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में, और लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने। ये 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया। इन्होंने इंग्लिश भाषा में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये इंपॉर्टेंट है। गदर कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और कब? 1 नवंबर 1913 को। तो एक प्रश्न बनेगा 1913 से, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, और किसने? लाल हरदयाल ने। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला गलत है। तो देखिए लाला हरदयाल पंजाब के एक महान बुद्धिजीवी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल का गठन किया। इन्होंने गुरुमुखी भाषा में गदर नामक एक पत्रिका के माध्यम से जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया। तो भाषा कौन सी है? गुरुमुखी, अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बहिष्कृत भारत क्या है? एक मराठी पाक्षिक है। कौन निकालता था इसको? किसने आरंभ किया था? बहिष्कृत भारत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी तो नहीं है इसका उत्तर, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका उत्तर है भीमराव अंबेडकर, बी। तो भारत में दलित वर्ग के नेता, भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को आरंभ किया। इन्होंने हरिजनों के उत्थान और उनकी दुर्दशा से भारत को अवगत कराने के लिए इसका प्रकाशन किया। इसका किसका? बहिष्कृत भारत का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नीचे संगठनों की सूची दी गई है, और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है आपको। बताइए इन चारों में से कौन सा संगठन जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त था। एक नाम याद आ रहा है अभिनव भारत से बीडी सावरकर का। ठीक है, अनुशीलन समिति सचिंद्र सान्याल का नाम याद आता है। तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तो नहीं थी, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नहीं था। केवल एक और दो ही बनते हैं यहाँ पर, बी हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए, बीडी सावरकर ने भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु 1904 में, कब 1904 में अभिनव भारत संस्था का गठन किया। अनुशीलन समिति की स्थापना भी 3 साल के बाद 1907 में बंगाल में बारिंद्र घोष और सचिंद्र सान्याल ने की, जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था। अतिवादी यानी हो गए गरम दल और उदारवादी हो गया नरम दल। तो गरम दल नरम दल में बट गई थी ना कांग्रेस 1907 में, और ये मिले कब थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। लेकिन इनको मिलाने वाला कौन था, एनी बेसेंट थी इनमें से, जिन्ना नहीं थे, कामा नहीं थे, फिरोज शाह मेहता नहीं थे। तो देखिए 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में नरम और गरम दल जो है बटे थे, और ये मिले थे कब 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और शिल्पी मिलाने वाला कौन, पंडित बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है इनके एकीकरण में सहयोग किया। अब ये जिस अधिवेशन में मिले हैं लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनका मिलान हुआ, और बटे कब थे 1907 में गरम दल नरम दल में। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1916 के लखनऊ अधिवेशन की, प्रश्न इससे भी बनता है। इसका उत्तर है अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई, और 1916 में दोबारा मिली। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, अंबिका चरण मजूमदार ने। और इनको मिलाने में कौन मुख्य शिल्पी है, पंडित बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।